सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रॉब्लम दिखता होगा जो कि मैंने रेस्पेक्टेड शशि सर की बुक से उठाया है। और क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, उस ईएमआई वाले चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 65 है। अच्छा, एक और बात बता दूं, कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर आप जो शशि सर की बुक से क्वेश्चन उठाते हो उसकी नंबरिंग डिफरेंट होती है और वो क्वेश्चंस तो हमको मिलते ही नहीं है जो हमने खरीद के रखी है। तो मेरे पास जो एडिशन है ना, वो सबसे पुराना वाला जो एकदम ओजी ओरिजिनल एडिशन था ना, वो है ये वाला, ये टाटा मैग्रो हिल वाला। और आपके पास हो सकता है वो कोई नया एडिशन हो, इस वजह से नंबरिंग वगैरह मैच नहीं होती। तो ये कारण है कि नंबरिंग नहीं मिलती। ठीक है, तो ये थी बात, क्वेश्चन कहाँ से उठाया। दूसरी बात, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर आप इंडिया की किसी अच्छी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके क्लास नोट्स में ज़रूर होंगे। मतलब एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन होगा, या हो भी सकता है कोई डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ इंडक्टर ना होता हो, रेजिस्टर होता हो, या फिर रेजिस्टर भी ना हो, कैपेसिटर हो। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेगुलर क्लास नोट्स के प्रॉब्लम होते हैं और ये क्लास में ज़रूर करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं किए हैं तो आप थोड़ा खुद से हाथ पैर मारो और इस टाइप के प्रॉब्लम थोड़ा सर्च करो, एक ये वाला रेजिस्टर वाला, एक कैपेसिटर वाला। फिर इनके और भी एडिशन होते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स के, कि सेम कहानी रहती है और ऐसा वर्टिकल प्लेन में रख दिया जाता है तो mg भी लगने लगता है। तो इसके भी तीन भाई मिल जाएंगे आपको, है ना, इस प्रॉब्लम के भी तीन भाई मिल जाएंगे, एक रेजिस्टर वाला, एक कैपेसिटर वाला और एक और इंडक्टर वाला। ऐसा होगा। और बाकी इसी को मॉडिफाई करके इरोडोव ने भी दिया है अपने में, वो उसने इंक्लाइन में रख दिया ऐसा कुछ। और यहाँ से जो रॉड है वो ऐसे स्लाइड होके नीचे आ रही है और यहाँ पे कुछ इंडक्टर या फिर कोई रेजिस्टर या फिर कोई कैपेसिटर लगा दिया होगा। तो ये मतलब कि एक बहुत फेमस वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती है। मतलब मैं इसको कहता हूँ मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स इन ईएमआई। ठीक है, तो ईएमआई में अगर मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करना है तो इन प्रॉब्लम्स की हेल्प से हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये तो था क्वेश्चन को लेकर के इंट्रोडक्शन, ताकि आप थोड़ा और खुद से हाथ पैर मारो और इस टाइप के प्रॉब्लम्स, मतलब मस्ट है करना। अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो करना ही है आपको ये क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ के। ठीक है, तो अगर नहीं किए हैं तो देखना मिल जाएंगे आपको, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको दे दूंगा वैसे प्रॉब्लम्स का पूरा सेट दे दूंगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा है क्वेश्चन में, द टू एंड्स ऑफ एन इंडक्टर, एक मिनट, फ़ोन साइलेंट कर लूँ, पता नहीं किसका कॉल आ रहा है। हाँ, कहता है टू एंड्स ऑफ एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स। ये कंडक्टिंग रेल्स हैं जो कि पैरेलल हैं। फिर उसके बाद द कंडक्टिंग वायर्स, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल, ये इसकी बात कर रहा है, ये वायर है, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है वी नॉट, ऐसा मुझे डायग्राम देख करके लगता है। बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। वही, इट इज़ प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी वी नॉट। फिर बोला जाता है कि जो पूरा लूप होता है उसका सेल्फ इंडक्टेंस नेगलेक्ट करो, लूप का जो रेजिस्टेंस है उसको भी नेगलेक्ट करो, और ये सब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए वेलोसिटी ऑफ वायर बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखो, इनिशियल डायग्राम ऑलरेडी हमारे सामने है, ये फाइनल डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें वायर कहीं यहाँ आ चुकी है और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v हो चुकी है। ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस पर एकमात्र फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में, जो कि होता होगा ऑब्वियसली BIL। तो इस वायर पे अगर मैं यूज़ करूँ F=ma, तो मैं लिखूँगा -BIL = MA, A मतलब कि dV/dt, ऐसा होगा। फिर करंट की बात करूँ तो बहुत मन करता है कि I को BLV/R लिख दूँ, लेकिन लिखना गलत होगा क्योंकि यहाँ तो रेजिस्टर ही नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम फिलहाल ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रॉड है इसने अपने आप को बैटरी समझा होगा, है ना। अब बैटरी या तो ऐसे समझा होगा या तो ऐसे समझा होगा, मैं दिमाग नहीं लगा रहा कैसे समझा होगा, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि इसने जो खुद को बैटरी समझा, ये बैटरी और ये इंडक्टर पैरेलल हैं।
तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पर जो E है वो हो जाएगा कितना, बी एल वी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को देख सकते हो, दो अननोन है, करंट और वेलोसिटी, और दो इक्वेशन भी अपने पास, तो टेक्निकली ये सॉल्व हो जानी चाहिए। तो सवाल है कैसे सॉल्व करें। तो दो आइडिया हो सकते हैं, या तो आप इसी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो और यहाँ डी वी बाई डी टी बनेगा, उसको 1 से उठा के रख दो 2 में, या फिर आप फर्स्ट वाले को ही फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी आई बाई डी टी बनेगा, डी आई बाई डी टी यहाँ से उठा के रख दो। तो आप कैसे भी जा सकते हो, मतलब पहले आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आप क्या निकालना चाहते हो, पहले वेलोसिटी या करंट, है ना। तो कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बन जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 को ही फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये बनेगा बी एल डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर, ऐसा होता। और डी वी बाई डी टी जो है यहाँ से देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 से उठा के मैंने यहाँ रखा। तो ये बनेगा बी एल और डी वी बाई डी टी वहाँ से कितना होता, वहाँ से होता माइनस बी आई एल बाय एम। तो कुछ ऐसा हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करें अपन। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे लगता है आप पहचान गए होंगे उस फेमस इक्वेशन को, जो कि कई बार हमने यूज़ की है। डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम इंटू एल, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर ठीक है, सही है, इंटू आई। तो ये वही फेमस इक्वेशन है जो कि बार बार एसएचएम में आती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। और एसएचएम से कंपेयर करते हुए इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फाइव वगैरह हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई नॉट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी हमको नहीं पता। तो ये थी पहली बात, करंट आ गया इस फॉर्म का। अब सोचो अगर करंट इस फॉर्म का आया है तो जो वेलोसिटी होती होगी वो भी इसी फॉर्म की आती होगी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस फाइव यहाँ डिफरेंट होता होगा वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में, क्योंकि अगर करंट आ गया तो आप इक्वेशन नंबर 2 से ही तो निकालोगे ना वेलोसिटी, है ना। तो एक काम करते हैं ना, यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो लिखा मैंने यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखूंगा मैं, बी एल वी इज इक्वल टू एल टाइम्स डी आई बाई डी टी, एंड आई ये रहा। तो डी आई बाई डी टी क्या बनेगा, आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा होगा। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी भी मिल गई, जो कि है ओमेगा एल आई नॉट डिवाइडेड बाय बी एल कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जो भी कुछ है यहाँ से साफ देख के समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर एसएचएम परफॉर्म करेगा, ठीक है। और अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो सीधी सी बात है एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और पहले भी लगा सकते थे क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं ना यहाँ पे। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो एप्लीकेबल होना ही चाहिए, है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली एसएचएम से कंपेयर कर रहा हूँ, सीधा सीधा एसएचएम से कंपेयर कर रहा हूँ। और एसएचएम से कंपेयर करते हुए मैं कहूँगा कि इससे जो मुझे एनर्जी मिलनी चाहिए, क्या एनर्जी मिलनी चाहिए इससे मुझे, बोलो, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये होनी चाहिए ये वाली एनर्जी के मैक्सिमम के इक्वल। फिर से बोल रहा हूँ मैं, पहले मैं याद दिला दूँ मैं क्या लगा रहा हूँ। याद करो एसएचएम में आपने पढ़ा था कि जो काइनेटिक का मैक्सिमम हुआ करता था वही पोटेंशियल का मैक्सिमम होता था और वही टोटल होता था, ये एसएचएम में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सेम फंडा मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो दो प्रकार की एनर्जीज हैं, कौन कौन सी दो प्रकार की एनर्जी हैं, हाफ एल आई स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो दो प्रकार की एनर्जी हैं दोनों का मैक्सिमम इक्वल होना चाहिए और वही टोटल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम मैं लिखूंगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू, काइनेटिक का मैक्सिमम लिखूंगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू
टोटल एनर्जी जो कि है हाफ Li² प्लस हाफ mv²। तो ये मैंने डायरेक्ट SHM से उठा लिया, और जैसे ही मैंने SHM से उठाया, देखो मुझे क्या पता चल गया, मुझे I0 ही पता चल गया। I0 कितना आ रहा है यहाँ से, V0 टाइम्स रूट m/l, ये I0 आ गया। और भाई अगर I0 आ गया I0 आ गया तो सब कुछ ही आ गया, है ना। इस I0 को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रखना बेवकूफ़ी होगी, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं अपन कि ये जो चीज़ है ये पक्का V0 ही होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी ही ऑब्जेक्ट की V0 है ना। तो चाहो तो, भरोसा नहीं हो तो I0 को यहाँ रख के देख सकते हो। इस I0 का वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो ये V0 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा V0 होता होगा। तो हमको V0 भी पता चल गया, हमको I0 भी पता चल गया। अब हमको फाई पता करना है। तो फाई कैसे पता करें? फाई पता करने के लिए वापस इस वेलोसिटी वाले फंक्शन को घूर के देख लो कि t=0 पर v का वैल्यू V0 आना चाहिए। तो t0 पर v का वैल्यू V0 तभी आएगा जब फाई 0 होता हो। तो फाई यहाँ से मैंने 0 कर दिया, है ना। थोड़ा सा सोच लो आप, हो सकता है किसी को टाइम लगे सोचने में। t0 रख करके v का वैल्यू V0 तभी आएगा जब फाई क्या होता हो, 0। तो ये मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। फाई भी पता चल गया 0 है। यहाँ से भी कंफर्म कर सकता हूँ कि t0 रख करके करंट 0 आना चाहिए, है ना। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि इंडक्टर की क्या आदत होती है, ज़रा लॉजिक से भी कंफर्म कर ले। इंडक्टर की क्या आदत होती है? इंडक्टर की आदत होती है हर चीज़ को ना बोलना। जो भी सडन चेंज आता है उसको ये नहीं बोलता है। तो t0 पर जैसे ही इसने खुद को बैटरी समझा होगा और करंट भेजा होगा, ये करंट यहाँ आया होगा, इंडक्टर ने क्या बोला होगा? नहीं, है ना। तो इंडक्टर ने t0 पर तो साफ साफ मना कर दिया होगा। तो t0 पर करंट भी 0 रहा होगा। तो t0 पर करंट तभी 0 होगा जब फाई क्या होता हो, 0 होता हो। तो ऐसे दो दो बार कंफर्म हो गया कि फाई क्या है, 0। तो हमको करंट का एक्सप्रेशन भी मिल गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी मिल गया। ए पार्ट में पूछा गया था वेलोसिटी जो कि होगी v=v0 cos ωt, और बी पार्ट में पूछा गया करंट जो कि होगा I0 का वैल्यू रख दो V0 रूट m/l साइन ωt, और यहाँ ओमेगा लिख दें बाजू में। ओमेगा क्या है? ओमेगा है, ये रहा देखो ओमेगा, है ना। तो ओमेगा है √b²L²/m/l, ये ओमेगा है। तो ये ए और बी पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं सी पार्ट में। कहता है स्पीड बताओ वायर का एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे यार अब तो कुछ बचा नहीं ना, अब तो SHM हो गया ना ये। तो जो सी पार्ट है उसका आंसर तो आप यहीं लिख सकते हो कि SHM में जो स्पीड होती है, बच्चा बच्चा जानता है वो क्या होती है, v=ω² a² - x², यही होती है ना। तो यही इसका आंसर होता होगा, इसी टाइप का आंसर होता होगा। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर फिर ए नहीं पता, तो हमको यहाँ एम्पलीट्यूड पता करना पड़ेगा कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होता होगा। तो वो कैसे पता चलेगा अचानक? अगेन बहुत इजी है एम्पलीट्यूड पता करना। जो V0 होता था वो a ओमेगा ही तो होता था ना। तो एम्पलीट्यूड पता चल गया। यह एक काम करता हूँ, देखो लिखा मैंने स्पीड =ω² a² - x², ऐसा लिखा। उसके बाद इस ओमेगा को अंदर भेज दो, तो बन जाएगा ω² -ω² फिर ओमेगा ए को क्या बोल सकते हैं अपन, V0। तो बन गया V0² -ω², मतलब कि b²L²/ml × x², ऐसा हो गया। तो यहाँ से पार्ट सी सॉल्व हो गया। फिर पार्ट डी में आते हैं। क्या कहता है पार्ट डी? इज द करेंट इन द कंडक्टर 0 व्हेन इट स्टॉप्स? इफ नो फाइंड दिस करेंट।
इसका आंसर आप सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से दे सकते हो। कहता है कि जब इसका काइनेटिक ज़ीरो हो जाएगा तो क्या इसमें करंट होगा? बिल्कुल होगा। अगेन एसएचएम से कंपेयर करो, है ना। क्या कह रहा है? जब इसका हाफ एम वी स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या इसमें हाफ एल आई स्क्वायर होगा? ऑब्वियसली होगा। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रखना है ना, तो होता होगा। और फिर पूछा जाता है कितना होता होगा, तो आंसर है आई नॉट होता होगा। और क्या होगा? क्योंकि जब करंट मान लो जब कंडक्टर स्टॉप हो गया तो हाफ एम वी स्क्वायर पूरा ज़ीरो हो गया। तो जब एस एच एम में एक प्रकार का एनर्जी ज़ीरो होता था तो दूसरे प्रकार का एनर्जी, याद करो, मैक्सिमम हो जाता था। तो वैसे यहाँ पर ये मैक्सिमम हो चुका होगा, तो करंट भी क्या हो चुका होगा? मैक्सिमम। मतलब कि करंट जो है वो आई नॉट हो गया होगा। तो जो इसका डी पार्ट है उसका आंसर क्या होगा? आई नॉट। पूरा एस एच एम से कंपेयर कर रहे हैं। जिन अच्छे बच्चों को याद होगा एस एच एम, उनको फटाफट समझ में आ रहा होगा। बाकियों को मैं कुछ नहीं बोल रहा, नहीं तो विवाद हो जाता है। तो इसका आंसर आई नॉट होना चाहिए था। फिर क्या लास्ट में क्या पूछा? विल द कंडक्टर मूव आफ्टर इट स्टॉप्स? ऑब्वियसली मूव करेगा, क्योंकि तो एस एच एम कर रहा है ना ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब एक बार इसका आंसर भी चेक कर लें। आंसर के लिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था पहले ही। कहाँ गया आंसर? दिख रहा है क्या? ये रहा। तो चलो 65 का ए, वी नॉट कॉस ओमेगा टी, बढ़िया, पहला सही था। दूसरे में करंट पूछा है, वी नॉट टाइम्स, चलो ये भी सही है। फिर तीसरे में आते हैं, सी वाला, ये दिख रहा होगा लेफ्ट में, 65 के आंसर चेक कर रहा हूँ, है ना। ये भी ठीक है। फिर डी पार्ट में आते हैं, डी कहीं यहाँ होगा, चलो डी भी सही है, और लास्ट वाले का यस है। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे मार्केट में। एक बार खुद से रिसर्च करके देखो और सॉल्व करो, मज़ा आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।